नमस्कार दोस्तों। एक बड़े धनी सेठ ने लक्खी बंजारे से 110 मोहरों में एक खूंखार सिंधी कुत्ता खरीद लिया जिसका नाम नाहर था। जैसा नाम वैसे ही गुण। नाहर ने सेठ की दौलत की ऐसी रखवाली की कि चोर डाकू सेठ के दरवाजे की तरफ आते भी डरते थे। नाहर ने कईयों को यमलोक पहुंचाया था। सेठ के 3 लड़कों में सबसे बड़ा शादीशुदा था और उसकी बीबी गहनों की शौकीन थी। बीबी ने पति के ऐसे कान भरे कि एक दिन वह चोरों के साथ मिलकर पिता की सारी दौलत उड़ा ले गया। लड़के ने पूरे 15 दिन तक नाहर को रोज आधी रात को चूरमा खिलाना शुरू किया और 16वीं रात खिलाते खिलाते नाहर को प्यार से सहलाते हुए उसके मुंह पर तारों की छिक्की बांध दी। फिर उसके चारों पैर रस्सी से बांध दिए। बंधनों में जकड़ा नाहर कुछ न कर सका और उसकी आंखों के सामने चोर और सेठ का बेटा सेठ की सारी दौलत साफ कर गए। सुबह उठकर सेठ सेठानी ने जो देखा तो दोनों के होश उड़ गए। उन्होंने इसके लिए नाहर को ही दोषी ठहराया। सेठ ने नाहर को बहुत मारा। रोते रोते नाहर बोला, ऐसा क्या किया है मैंने? बेटे के अक्रम का गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हो। अपने बाप से घात करने वाला मुझे कब छोड़ेगा? पैसा तो आदमी के हाथ का मैल है, फिर कमाया जा सकता है, पर मेरा यह कलंक तो मरकर भी नहीं मिटेगा। मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। सेठानी ने होश हवास में जवाब दे दिया था। ताली बजाकर जोर से हंसी और कहने लगी, तू क्या समझता है? अपने जाए बेटे से मुझे यह उम्मीद थी। हम इंसान तो पैसों के लिए एक दूसरे का गला काट सकते हैं, पर तुझे तो पैसों का लोभ नहीं होना चाहिए था। तेरी नीयत क्यों खराब हुई? फिर वो सुबकते सुबकते बोला, इस तोहमत से तो अच्छा है आप मुझे मार डालें। नाहर ने सेठ सेठानी से अपनी सफाई में जो भी हो सकता था वो कहा, लेकिन दोनों ने उसकी एक न सुनी। उन्हें उसे घर से बाहर कर दिया। नाहर को उन्होंने रोटी देना भी बंद कर दिया। नाहर को रोटी से ज्यादा इस बात की चिंता थी कि उस पर लगाई गई तोहमत और बेटे की करतूत पर सेठ को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। सेठ ने भी माना कि नाहर की मिली भगत के बिना कोई परिंदा भी उसकी दौलत की तरफ पर नहीं मार सकता। 7 दिन तक नाहर को न रोटी मिली न पानी। वह दुबला हो गया। भूख के मारे चिंता में जैसे नाहर को एक नई दिशा मिल गई हो। 7वें दिन वह एकदम उछलकर खड़ा हो गया और 5-7 बार जोर जोर से भौंका। गुस्साए सेठ सेठानी बाहर आए तो नाहर ने कहा, कसम खाता हूँ कि आइंदा किसी इंसान की चौखट पर नहीं चढ़ूंगा और कोशिश करूंगा कि कोई कुत्ता इंसान के तलवे न चाटे। अब तो इस दुखी कौम के उद्धार के लिए मेरी जिंदगी काफी है। सेठ का दरवाजा छोड़कर नाहर निकला तो कौम के कुत्तों से बातचीत की। नाहर ने सबको समझाया कि इंसान से अलग एक नई बस्ती बसाने का समय आ गया है, जहां वे अपनी एक अलग दुनिया में रहेंगे और एक आजाद जिंदगी जिएंगे। कुत्तों को पहले तो नाहर की बात समझ नहीं आई कि आखिर इंसान के बिना कुत्ते कैसे रह सकते हैं। लकड़बग्घे उन्हें कहीं मार न डालें। नाहर ने एक एक कुत्ते को 100 बार समझाया, तब जाकर उनकी समझ में कुछ आया। नाहर की मेहनत से आखिरकार सूने जंगल में 11,000 कुत्तों की एक अलग बस्ती बसाई गई और नाहर के नाम पर उसका नामकरण किया गया। बस्ती का नाम रखा नाहरगढ़। कुत्तों की आदतों में हुए बदलाव और उनके बीच एकता की परख करने के लिए नाहर उन्हें गंगा स्नान करने के लिए भी ले गया। वापसी में पाया कि कुत्ते सचमुच बदल गए हैं। कुत्तों की इस बस्ती का जल्द ही दूर दूर तक डंका बजने लगा। इंसान डर के मारे सीधा हो गया। लकड़बग्घे दूर भागने लगे। नाहर ने एक आदेश निकाला कि हर गांव से 2-2 आदमी नाहरगढ़ आकर बातचीत करे। नाहर के बुलावे पर 300 लोग आए, जिसमें सेठ और उसका लड़का भी शामिल था। नाहर ने फरमान सुनाया कि अगले 5 साल तक इस बस्ती के तमाम कुत्तों के रहने, खाने पीने, पहनने ओढ़ने का बंदोबस्त आपको करना है। यह युगों तक गुलामी का हर्जाना है। गेहूं का दलिया, गुड़, घी, नारियल की गिरी, खाने के लिए बड़े थाल और 50 नौकर जो हरदम सेवा में रहें। गांव वालों ने हिसाब किताब लगाकर सब इंतजाम करने का वचन दे दिया। इंसानी हाथ और बुद्धि के कौशल से सबके लिए अलग अलग झोपड़ियां बनी।
बीचों बीच एक शानदार गढ़ बनाया गया। सर्दी से बचाव के लिए सबको ऊनी झूलें दी गई। बस्ती का सारा काम सहज गति से चलने लगा। नाहर ने कौम के लिए एक निष्ठ सहवास का भी नियम बनाया। उससे पहले तो परेशानी हुई, लेकिन आखिरकार सबको इस बात के लिए राजी होना ही पड़ा। हर पूनम की रात सभा जुटती, जिसमें नाहर एक ही बात कहता कि इंसान के अलावा हमें किसी से खतरा नहीं। इंसान ही तरक्की से चलता है, इसलिए हमेशा सावधान होकर रहना। नाहर को बस्ती के एक छत्र राजा होने के कारण कुछ अभिमान भी हो गया था। होशियार कुत्तों ने नाहर को खुश रखने के लिए अपनी बीवियों को उसके पास भेजा। नाहर पहले तो कड़ा रहा, लेकिन जब नरम पड़ने लगा तो ऐसा पड़ा कि उसने कुत्ते कुत्ते में फर्क करना शुरू कर दिया। सत्ता के अहंकार में नाहर ने दूसरी बुराइयां भी पैदा कर ली। वह सुबह सोचता कि सूरज उग जाना चाहिए, तो थोड़ी देर में सूरज उग जाता। उसे लगने लगा कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसी की इच्छा और मर्जी के कारण होता है। बारिश, बादल, हवा, चांदनी, दिन रात सब उसी की वजह से होते हैं। अगले साल बस्ती की आबादी 20 गुना बढ़ गई तो 50 आदमियों की तादाद इतनी बड़ी आबादी के लिए झोपड़ी बनाने के लिए कम पड़ गई। आज आदमी बढ़ाने की बात नाहर को बिल्कुल ठीक न लगी। अगर आदमी ज्यादा बढ़े तो बस्ती को बर्बाद कर सकते हैं। उसने नया आदेश निकाला कि एक परिवार में एक ही पिल्ला रहेगा, बाकी खाने के काम आएंगे। और आदेश के साथ ही हजारों पिल्ले मारे गए। गलियों में पिल्लों के खून की नदियां बह गई। नाहर बस्ती को विश्वास दिलाता कि इंसान उनका दुश्मन नंबर 1 है। भरोसेमंद भेड़िए पक्की खबर लाए हैं कि 1 लाख लकड़बग्घों की फौज नाहरगढ़ पर हमला करने की तैयारी में है। बस्ती को एक रहना है। बस्ती के कुछ कुत्तों को इंसान ने अपनी तरफ मिला लिया है। ऐसे कुत्तों से होशियार रहना है। नाहरगढ़ की गलियों में मुनादी गूंजने लगी। हेलिया नामक कुत्ते के यह बात बिल्कुल गले न उतरी। उसने धीरे धीरे कुत्तों को अपने साथ लेना शुरू कर दिया। हेलिया के समर्थक अब बढ़ने लगे। नाहर को उसकी भनक लग चुकी थी। उसने तय किया कि मौका आने पर वह हेलिया को ठिकाने लगा देगा, और जल्द ही वह मौका आ भी गया। एक सुबह एक बैलगाड़ी पर एक आदमी भिटोरा लेकर जा रहा था। नाहर की गर्जना से बस्ती इकट्ठी हो गई। नाहर ने कहा कि जिस चीज का डर था वह हो गया। उसने कहा कि बैलगाड़ी पर काली मौत आ रही है, इसलिए अब जोर जोर से भौंको। बैलगाड़ी के नजदीक आने पर हेलिए कुत्ते ने कहा कि यह मौत नहीं है, यह तो दरअसल झरबेरियों के झाड़ हैं, जिससे इंसान बाढ़ बनाता है। इससे कोई खतरा नहीं है। नाहर को हेलिए कुत्ते का यह अंदाज नागवारा गुजरा। उसने हेलिए को खूब बुरा भला कहा। हेलिया कुछ कहता इससे पहले ही नाहर ने सबको जोर से भौंकने का आदेश दे दिया। कुत्ते भौंकते रहे और बैलगाड़ी चुपचाप चली गई। हेलिया ने कहा कि नाहरगढ़ के भाग्य से अब खतरा टल गया है, फिर भी सावधान रहने की जरूरत है। नाहर ने कहा कि खतरा टला नहीं, छुप गया है। रात को अचानक हमला हो सकता है। यह कहकर खतरे को देखने के लिए बैलगाड़ी की तरफ चल दिया। बहुत दूर तक चलने के बाद नाहर को लगा कि कोई खास खतरा नहीं, इसलिए वह बैलगाड़ी के नीचे चलने लगा। बैलगाड़ी के साथ चलते चलते उसे लगा कि बैलगाड़ी उसी की वजह से चल रही है। वह रुकता तो बैलगाड़ी रुक जाती। उसे लगा बैलगाड़ी क्या, सारी दुनिया ही उसके भरोसे चल रही है। इसी एहसास के साथ वह वापस लौट आया। चबूतरे पर खड़े होकर उसने घोषणा की कि अब डरने की कोई जरूरत नहीं। मेरे होते हुए नाहरगढ़ पर अब कोई खतरा नहीं। मेरे कारण ही वह बैलगाड़ी चलती रही। मैं रुकता तो वह रुक जाती। इस पर हेलिए कुत्ते ने कहा कि आप बस एक शंका का समाधान कर दे, बैलगाड़ी यहाँ तक कैसे आई, और अब जब आप यहाँ हैं तो वह कैसे चल रही है। नाहर को लगा कि यही ठीक समय है, और उसने हेलिए के खिलाफ ऐसे धुआंधार बोलना शुरू किया कि नाहर के विश्वास पात्र कुत्तों ने हेलिए और उसके समर्थकों के चीथड़े चीथड़े कर डाले। जब 4-5 कुत्ते हेलिए की खोपड़ी पर झपटकर उसका भेजा खाने लगे तो नाहर ने उन्हें रोक दिया। खबरदार, जो इस गद्दार का भेजा खाया, इसे खाकर तुम्हारा भी दिमाग खराब हो जाएगा। सब वहाँ से हट गए। वह खोपड़ी आज भी वहीं पड़ी है। खाने के लिए सबका जी ललचाता है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती।
एक कड़कती आवाज फिजाओं में गूंजती रहती है, खबरदार खबरदार जो इसका भेजा खाया, वरना तुम्हारा भी दिमाग खराब हो जाएगा। यह बहुत खतरनाक छूत की बीमारी है जो मौत से पहले ही मार डालती है। खबरदार जो किसी ने इसकी ओर देखा भी तो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।